जम्मू कश्मीर में टेररिस्ट इंसिडेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ख़ासकर जब से मोदी 3.0 सरकार ने शपथ ली है। मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इनका मियाद 1 दिन से लेकर के 3-4 महीने तक का। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से उन लोगों को टारगेट दिया गया है कि आप इतने समय में ये काम कंप्लीट करेंगे। पहले ज़माने में नकली नोट आते थे, आजकल नकली नोट लाना बंद कर दिया है। उन्होंने ड्रोन के द्वारा और किसी दूसरे की जैसे इन्फिल्ट्रेशन होते हैं, खूब सारा ड्रग्स लाते हैं और ड्रग्स हमारे यूथ को बेचते हैं। तो द यूथ इन जम्मू कश्मीर एंड द यूथ इन पंजाब इज़ अफेक्टेड बैडली। हमारे आर्मी के ऊपर एक अनटोल्ड ऑर्डर है, आई अंडरलाइन अनटोल्ड ऑर्डर है कि आप सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स को ही टारगेट करेंगे, आप सिविलियंस पे फायर नहीं करेंगे। 600 एसएसजी पर्सनल की घुसपैठ की जो कहानी है, जो बात है, ये कितनी रियल है? पाकिस्तान के साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का ये एक हिस्सा है। स्लीपर सेल्स आर द पीपल जिनको पैसे देके खरीदा जाता है। ये लोग हमारे ही लोग हैं, हमारे लोग जी। लेकिन ये रेडिकलाइज्ड। अभी जो टेररिस्ट आए हैं, दे आर ट्रेन्ड, दे आर ऑल फॉरेन टेररिस्ट, दे आर ऑल पाकिस्तानीज। उनके पास M4 राइफल्स पकड़ी जा रही हैं। ये जो जखीरा है जो US छोड़ के गया था अफगानिस्तान में, ये युद्ध क्षेत्र है और एक युद्ध क्षेत्र के अंदर मैं अगर बोलता हूँ कि मैं ही हमेशा जीतूँगा, ये संभव नहीं। हमारे इंडियन आर्मी के सोल्जर्स, उन्होंने दौड़ दौड़ के बिना इक्विपमेंट के, बिना टेंट्स के, वो लोग पहाड़ी के चोटी तक पहुँचे और चोटी पे उन्होंने अपने आप को रखा ताकि चाइना आके ना बैठे, वहाँ बैठे। इलेक्शन के मद्देनज़र देखते हुए कितनी कमर कसनी पड़ेगी प्रेजेंटली आर्म्ड फोर्सेस को, BSF को? मैं आपको बता दूं कि हमारी इलेक्शन कमीशन और अदर फोर्सेस इस पे बहुत अच्छी तरह काम करें। दे नो कि कब इलेक्शन डिक्लेयर करना है और जो ये हमारा एक रिजॉल्व है कि हम ये इलेक्शन कराएंगे, वो हम करा के रहेंगे। पाकिस्तान एक थ्रेशोल्ड को मेंटेन करता है, वो थ्रेशोल्ड को क्रॉस नहीं करता है। एक थ्रेशोल्ड के नीचे इस कन्फ्लिक्ट को एक थ्रेशोल्ड तक रखता है। उसको भी पता है कि इंडिया हैज़ गॉट इट्स ओन कंपल्शंस एंड ओन स्ट्रेटेजिक व्यूज़, तो उसके नीचे उस इस कन्फ्लिक्ट को रखता है। जब तक वो रखे, इट इज़ गुड फॉर हिम। ही क्रॉसेस दैट थ्रेशोल्ड, ही विल बी पनिश्ड। नमस्कार, जागरण मंथन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्मृति रस्तोगी। हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ इस इंटरव्यू में एक बेहद खास मेहमान हैं, हाईली डेकोरेटेड इंडियन आर्मी ऑफिसर गौतम गांगुली। ये शॉर्ट इंट्रो जो हमने प्ले किया, इससे आप समझ ही गए होंगे उनकी अचीवमेंट्स के बारे में। लेकिन सेना मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल के साथ जिस तरह से ये सम्मानित हैं, जिस तरह से इन्होंने देश को सर्व किया है, वाकई में यह काबिल तारीफ़ है। यह इंटरव्यू बहुत ख़ास है उन तमाम युवाओं के लिए, उन तमाम लोगों के लिए जो अपनी प्रेरणा, अपना मोटिवेशन ड्रॉ करते हैं इंडियन आर्मी से देश के लिए। एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है ब्रिगेडियर गांगुली, एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू हैव यू ऑन द शो। शुरुआत कुछ क्वेश्चन से करना चाहूँगी। पहले जम्मू कश्मीर, क्योंकि आपने काफ़ी वक्त वैली में, घाटी में सर्व किया है, बहुत क्लोजली आपने जम्मू कश्मीर को समझा है। अगर मैं गलत नहीं हूँ, जो डेटा मुझे मिला है 50 करीबन, जो डेटा है हमारे पास, हालांकि डेटा आगे पीछे होता है, क्या पता और भी हो, 50 से अधिक टेररिस्ट को आपने न्यूट्रलाइज़ किया है जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट रीजन में। ऐसे में अभी 5 साल हो गए हैं आर्टिकल 370 को रिवोक किए हुए, रिमूव करे हुए। ये जो जर्नी है आर्टिकल 370 की, बिफोर आफ्टर जम्मू कश्मीर की, ये कैसी जर्नी है, कैसी रही है जर्नी? देखिए, सबसे पहले आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे को यहाँ बुलाने के लिए, और आपके दर्शकों का मैं अभिनंदन करता हूँ। जम्मू कश्मीर आफ्टर इट्स एक्सेशन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया, हमारे देश का एक अभिन्न अंग है। आर्टिकल 370 को उस टाइम पे 1947 में रखने के एम अलग थे, वो शायद इस पॉडकास्ट का हिस्सा नहीं है। लेकिन आर्टिकल 370 जाने के बाद
और उसके पहले जो आपने सवाल किया, उसके रिजल्ट्स हमारे सामने हैं। आर्टिकल 370 जाने के बाद अब जम्मू कश्मीर रीजन का आप एडमिनिस्ट्रेशन और उसकी डेवलपमेंट को आप कंपेयर करें इन टर्म्स ऑफ रोडवेज, इन टर्म्स ऑफ रेलवेज, इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री, इन टर्म्स ऑफ मेकिंग द मेजर सिटीज़ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एज अ स्मार्ट सिटी, और गवर्नमेंट के जो भी प्रोग्राम, डेवलपमेंट के प्रोग्राम हैं, वो बहुत ख़ास हैं। समय लगता है एक स्टेट को या एक रीजन को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए समय लगता है। हमको पता है जम्मू कश्मीर में क्या प्रॉब्लम्स थी। इस पिछले 5 सालों में जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुए हैं और मैं ये आशा करता हूँ कि ये डेवलपमेंट जारी रहेंगे और आगे जम्मू कश्मीर एक ऐसा स्टेट बनेगा जो कि हमारे लिए गर्व की बात होगी। ब्रिगेडियर गांगुली, अभी ऑफ लेट वैली में, जम्मू कश्मीर में टेररिस्ट इंसिडेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, ख़ासकर जब से मोदी 3.0 सरकार ने शपथ ली है, उसके बाद से ये इंसिडेंट्स और भी ज़्यादा तेज़ी पकड़ ली है, जिसमें कई सारे टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज़ किया गया, मार गिराया गया, लेकिन हमने अपने कई जवान भी हमारे शहीद हुए हैं। इन्फिल्ट्रेशन के केसेस बढ़ गए हैं। एक हैवी आर्मी, हैवी BSF की पेट्रोलिंग के बावजूद इस तरह के केसेस होना, कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल मन में खड़े होते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर को एक सिक्योर्ड लोग मानते हैं, मानना शुरू कर दिया, खासकर आर्टिकल 370 के रिमूवल के बाद यहाँ पे टूरिस्ट ने जाना ज़्यादा शुरू कर दिया, इंडस्ट्रीज़ लग रही हैं, सिनेमा घर खुल रहे हैं, वापस से एक धर्रे पे ज़िंदगी आना शुरू, नॉर्मलाइज हो रही है वहाँ पे ज़िंदगी। लेकिन ऐसे में जब ये इन्फिल्ट्रेशन के केसेस, टेररिज्म के केसेस सामने आते हैं, क्या रीज़न है, क्यों ऐसा हो रहा है, कहाँ चूक हो रही है? देखिए, ये इस सवाल के जवाब को मैं एक पैनोरामिक स्टेटा में मैं ले जाना चाहूँगा। आर्टिकल 370 के रिमूवल के बाद स्टेट में काफ़ी तरक्की आई और हमारे गवर्नमेंट ने ये भी डिक्लेयर किया, सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि 2024 के सितंबर तक इस स्टेट के अंदर वापस इलेक्शन शुरू होना चाहिए और इस स्टेट को स्टेटहुड मिलना चाहिए। वो पाकिस्तान को गवारा नहीं था, इसीलिए इसकी तैयारी पाकिस्तान को भी पता था। और ये जो स्टेटहुड की बात है, ये पिछले शायद 1.5-2 साल से चल रही है, जो कि गवर्नमेंट बता रही है। पाकिस्तान इस सिचुएशन को डिस्टेबलाइज करना चाहता है। वो दुनिया को दिखाना चाहता है कि इस स्टेट के अंदर ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्टेट में अभी भी टेररिज्म है, अभी भी स्टेट के अंदर दुनिया हथियार उठा रही है। तो ये एक कंड्यूसिव टाइम नहीं है कि ये इलेक्शंस हो। तो स्ट्रैटेजिक रीज़न जो है स्टेट में इलेक्शन को ना हो देने। अब आपने पूछा कि कहाँ चूक हुई, मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये चूक नहीं है। आज हम टेररिज्म को पिछले 30-35 साल से झेल रहे हैं। कई समय आए कि जब उन्होंने इन्फिल्ट्रेशन ज़्यादा किया, आए, लेकिन हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारे इंटेलिजेंस फोर्सेस इसमें काबिल हैं। और अभी भी मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इनका म्याद 1 दिन से लेकर के 3-4 महीने तक का है। ये सारे के सारे ख़त्म कर दिए जाएंगे और वापस सिचुएशन ज्यों के त्यों साधारण हो जाएगा। हमको पता है कि चाइना के कन्फ्लिक्ट के टाइम पे, अभी जो रिसेंटली चाइना के साथ हमारा कन्फ्लिक्ट हुआ था, उसमें दोनों आर्मीज़ आमने सामने आ गई थी। तो हमने हमारे जो नंबर ऑफ फोर्सेज है हमको बढ़ाना था और एक फॉर्मेशन, एक फोर्स थी जो कि जम्मू रीजन में डिप्लॉयड थी, उसको रातों रात हमको मूव करना पड़ा। और मैं आपको बता दूं कि वो हालातों में सैल्यूट टू हमारे इंडियन आर्मी के सोल्जर्स, उन्होंने दौड़ दौड़ के, बिना इक्विपमेंट के, बिना टेंट्स के, वो लोग
पहाड़ी के चोटी तक पहुँचे और चोटी पे उन्होंने अपने आप को रखा था कि चाइना आके ना बैठे वहाँ बैठ जाए। बाद में आए, टेंट्स आए, खाना आया, लेकिन वो जो 3-4 दिन थे, मेरी अपनी यूनिट इसमें इन्वॉल्व थी, वो जो 3-4 दिन थे लोगों ने बिना टेंट के -डिग्री में, सिर्फ आप, ये शायद सिर्फ इंडियन आर्मी ही कर सकती है। तो इस कारण से क्या हुआ, जम्मू रीजन में एक गैप पैदा हुआ। लोगों ने उस गैप को देखा, हमारे एनिमी ने उस गैप को देखा। ये नहीं है कि बिल्कुल ही गैप हो गया था, वहाँ पे कोई नहीं था, लेकिन वो इलाका बहुत डिफ़िकल्ट है, जंगल और पहाड़ों से भरा हुआ है। कम ट्रूप्स होने के कारण वहाँ पे हमारा जो इन्फ्लुएंस है वो थोड़ा कम हो गया। इन्होंने इन्फिल्ट्रेशन की, लेकिन इनके इन्फिल्ट्रेशन के तरीक़ों में इन्होंने चेंज किया। ज़्यादातर इन्फिल्ट्रेशन, ये जो आप पूरा ये कठुआ किश्तवाड़ के देख रहे हैं, ये इंटरनेशनल बाउंड्री से हुई, और इंटरनेशनल बाउंड्री में इन्होंने इस तरीके से इन्फिल्ट्रेशन किया जो कि इन्होंने सुरंगें बनाई। बड़ा डिफ़िकल्ट है पकड़ना, मैं आपको बता रहा हूँ। हम टेक्नोलॉजी भी लगा रहे हैं, और अगर हम इसको ना रोकते, हमारी बीएसएफ जो फर्स्ट टियर ऑफ डिफेंस अगेंस्ट इन्फिल्ट्रेशन, वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अगर 10 अटेम्प्ट वो लोग करते हैं, कहीं ना कहीं एक आधा उनका सक्सेसफुल हो जाता है। तो जैसे मैं कह रहा था कि पिछले 1-1.5 साल से इन्होंने बिल्कुल विदाउट एनी हल्ला गुल्ला इन्होंने इन्फिल्ट्रेशन किया, क्योंकि बीच में वो एक गैप था। उन्होंने अपने पुराने अंडरग्राउंड वर्कर्स को एक्टिवेट किया। अंडरग्राउंड वर्कर्स आप समझते हैं बेसिकली स्लीपर सेल्स, उनको एक्टिवेट किया, और इन्होंने अपने दूर दराज के पहाड़ों जंगलों में इन्होंने अपने कैशेस तैयार किए, यहाँ पे खाना, आर्म्स एंड एमुनिशन। आप लोगों ने पीछे सुना होगा कि ड्रोन के द्वारा हथियार और नारकोटिक्स का हो रहा, उस तरीके से भी हथियार एमुनिशन का इन्फिल्ट्रेशन हुआ और वो उन जगहों पे रखा गया। और ये लोग वेट कर रहे थे हमारे इलेक्शन के रिज़ल्ट का, कि इलेक्शन का क्या रिज़ल्ट होता है। जब तक हमारी इलेक्शन चल रही थी, पूरे कंट्री का जो फोकस था वो इलेक्शन की तरफ था। ये लोग अपनी जगह में पहुंच के ये लोग इंतज़ार कर रहे थे, और आपने देखा होगा जिस दिन मोदी जी ने शपथ ली, उसी दिन इन्होंने हमारे पिलग्रिम्स को अटैक किया, एक कायरता के साथ अटैक किया, और उसके बाद से एक के बाद एक अटैक इनके शुरू हुए। हमारे सैनिकों ने अपने लाइन ऑफ ड्यूटी में अपनी जान दी। ये एक बड़ी दुख की बात है, लेकिन देखिए ये युद्ध क्षेत्र है, और एक युद्ध क्षेत्र के अंदर मैं अगर बोलता हूँ कि मैं ही हमेशा जीतूंगा, ये संभव नहीं है। जाने तो जाएंगी, पहले भी गई हैं, और अगर हम इस प्रकार की चांस अपने दुश्मन को देते हैं तो वो थोड़ा सक्रिय हो जाता है। लेकिन फिर मैं एक बार आपको ये बात रीइंस्टेट करना चाहता हूँ कि ये एक साधारण सिचुएशन है, हुई है मानता हूँ, लेकिन इनका खात्मा भी किया जाएगा। ना ये ज़मीन में अंदर घुस जाएंगे, ना आसमान में जाएंगे, रहेंगे उधर ही, और इनका खात्मा भी किया जाएगा। और उसके लिए जम्मू कश्मीर पुलिस, इंडियन आर्मी, बीएसएफ, सीआरपीएफ और हमारे जितने भी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है वो दिन रात काम कर रही है। उन लोगों को टारगेट दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से उन लोगों को टारगेट दिया गया है कि आप इतने समय में ये काम कंप्लीट करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगले कुछ ही दिनों में या चंद महीनों में उनका खात्मा किया जाएगा। एंटी इन्फिल्ट्रेशन जो रोल है वो हमको बहुत तगड़ा करना है, ये बहुत ज़रूरी है, चाहे वो इंटरनेशनल बाउंड्री में हो या लाइन ऑफ कंट्रोल में हो। हमको टेक्नोलॉजी का सहारा लेना है, लेकिन टेक्नोलॉजी का सहारा लेने का मतलब नहीं है कि हम अपने ह्यूमन एलिमेंट्स को कम कर दें। कभी कभी ये एक मिसनोमा हो जाता है कि हमने टेक्नोलॉजी लगा दी और
हमारे को पूरा हमारा बॉर्डर सिक्योर हो गया, नहीं। हमारे बॉर्डर का ज्योग्राफिकल फीचर ऐसा है कि हमारे को ह्यूमन एलिमेंट्स उसमें कोऑप्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो आई एम वेरी श्योर दिस इज़ अ नॉर्मल सब टैक्टिकल सिचुएशन एंड वी विल गेट ओवर इट वेरी सून। सो नथिंग टू वरी अबाउट। मैं कभी कभी सुनता हूँ मीडिया में कि 600 एसएसजी के लोग मैं इसी बात पे आ रही थी कि जब आप घुसपैठ की बात करें, 600 एसएसजी पर्सनल की घुसपैठ की जो कहानी है, जो बात है, ये कितनी रियल है? ये पाकिस्तान के साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का ये एक हिस्सा है। अच्छा। जब आप अपने एडवर्सरी को उसने डराना है तो आप एक नैरेटिव सेट कीजिए। और आजकल नैरेटिव सेट करने के लिए सबसे अच्छा टूल क्या है? बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। मल्टीमीडिया। आप किसी भी आप यूट्यूब में डाल दें, किसी में डाल दें, और एक आप छोटा सा डाल दें कि 600 एसएसजी के कमांडो आपके पीछे आ गए। ये संभव नहीं है। हाँ, अभी जो टेररिस्ट आए हैं दे आर ट्रेन्ड, दे आर ऑल फॉरेन टेररिस्ट, दे आर ऑल पाकिस्तानीज। उनके पास M4 राइफल्स पकड़ी जा रही हैं। ये जो जखीरा है जो यूएस छोड़ के गया था अफगानिस्तान में, ये उसी का हिस्सा है जी। कुछ टेररिस्ट जो कि हैं वो लोग शायद अफगानिस्तान से कनेक्ट रखते हों, वो भी आए हैं। एक्स आर्मी पर्सनल, लेकिन ये सब पहले भी होता था। एक्स आर्मी पर्सनल बैट एक्शन में पाकिस्तान टेररिस्ट के साथ, आर्मी के साथ पहले भी काम करते हैं। ये कुछ नया नहीं किया है उसने सिर्फ एक हमारे सिचुएशन का फ़ायदा उठाया और बहुत जल्दी हम इसको काबू पा लेंगे। तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है, कुछ नहीं है। आपने जैसे कहा कि स्टेट का जो एडवांसमेंट है वो जारी रहेगा। आप देखिए अभी ये अमरनाथ यात्रा हो रहा है, सब एवरीथिंग इज, हाँ कॉशन है, कॉशन बहुत है, लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इस प्रकार की जो गोरिल्ला वॉरफेयर है उसमें ये ग्राफ ऊपर नीचे जाता है। इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, वो एक छोटा मोटा 20, 30, 40 आदमी आ गए, इट्स नॉट एट ऑल अ बिग थिंग। लेकिन इसका एक जो मीडिया में ये भी जो खबर आई, जो इसका रेपरकशन हुआ कि जो डीजी हैं, बीएसएफ डीजी और स्पेशल डीजी, उनका टेन्योर ख़त्म होने से पहले गवर्नमेंट ने उनको वहाँ से रिमूव कर लिया, जम्मू कश्मीर से। तो इसके पीछे भी बहुत कुछ इन बिटवीन द लाइंस पढ़ने की कोशिश करी जा रही है। देखिए, मैं अपना पर्सनल व्यू बताता हूँ। सबसे पहले गवर्नमेंट जो डिसीजंस होती हैं दोज आर नॉट टेकन ओवरनाइट। हम कभी कभी रूटीन पोस्टिंग्स को भी हम एक उसको वो बना देते हैं कि अरे शायद इसीलिए हुआ हो। ये जो लड़ाई है, मैं मानता हूँ ये डीजी लेवल की लड़ाई नहीं है। बीएसएफ डीजी दिल्ली में बैठते हैं। ये लड़ाई है कमांडेंट लेवल की, ये लड़ाई है कंपनी कमांडर लेवल की, ये लड़ाई है सेक्शन कमांडर लेवल की। हमको ये समझने की बहुत ज़रूरी है। तो क्योंकि ये एक छोटा सा इन्फिल्ट्रेशन हुआ या जो भी हुआ, ये कहना गलत होगा कि उसके लिए हमने डीजी साहब को चेंज कर दिया। नहीं, ये रूटीन पोस्टिंग है। उनका अपने काडर में शायद उनकी ज़रूरत थी, इसीलिए उनको भेज दिया गया। ये कोइंसिडेंस है, इस टाइम पे भेज दिया गया। तो इसके ऊपर मैं ज़्यादा टिप्पणी ना करते हुए गवर्नमेंट के डिसीजंस को गवर्नमेंट के साथ में रखना चाहता हूँ। लेकिन मैं अपने आप को, मैं जिस लेवल से मैंने लड़ाई लड़ी है, ये एक टैक्टिकल एंड सब टैक्टिकल लेवल की लड़ाई है। गलतियाँ अगर कोई होती है तो उस लेवल पे होती है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट अ कन्वेंशनल वॉरफेयर एंड अ वॉरफेयर लाइक गोरिल्ला वॉरफेयर, इसके तरीके, इसका समय और इसका पूरा साजो सामान अलग है। तो इसमें जो इन्वॉल्व हैं उन लोगों को हमको देखना चाहिए, उन लोगों के हाथ हमको पक्के करने चाहिए, उन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। आपने बहुत अच्छी बात बताई ब्रिगेडियर गांगुली कि गोरिल्ला वॉरफेयर इज़ वेरी डिफरेंट, क्योंकि जो ग्राउंड पे होगा उसके लिए सिचुएशन और रियलिटी और जिस तरह से रिएक्ट करना है, इम्प्रॉम्प्टू चीज़ें आ रही हैं, उनको कैसे रिएक्ट करना है। आपने बोला तैयारी होनी चाहिए, क्या तैयारी होनी चाहिए? देखिए, अगर मैं जम्मू कश्मीर के इस पूरे एनवायरनमेंट को लूँ, सबसे पहले
हमारा जो खुफिया तंत्र है उसको बहुत सजाग और सचेत रहना चाहिए। वो है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं है, मैं इसके पॉइंट्स बता रहा हूँ। और हमारे जो एसेट्स हैं अक्रॉस द बॉर्डर, उनसे हमको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उस और वो एकदम ऑपरेशनल टैक्टिकल इन्फॉर्मेशन मिलती है, उस पे हमको काम करना बहुत ज़रूरी है और वो होता है, ज़मीन पे होता है। उसके बाद दूसरा है कि इन्फिल्ट्रेशन। हमारे आईबी या एलसी से जो इन्फिल्ट्रेशन हो रही है उसको हमको ज़ीरो इन्फिल्ट्रेशन में लाना है। हम ये अचीव करते हैं कोई एक स्पेसिफिक एरिया में स्पेसिफिक टाइम के लिए, ये ज़ीरो इन्फिल्ट्रेशन हम अचीव करते हैं जी। लेकिन मैं आपको एक चीज़ मैं बता दूं, ये सिर्फ होता है कि ज़मीन पे जो मीडियम लेवल के जो लीडर्स हैं, हमारे जवान हैं या हमारे मीडियम लेवल के कमांडर्स हैं, ब्रिगेड कमांडर, उनके पर्सनालिटी के ऊपर बहुत डिपेंड करता है ये। मैं इसमें आपको एक एग्जांपल दूंगा। हम जब एलसी के ऊपर, मैं कंपनी कमांडर था और हम दिन रात यही लड़ाई लड़ते थे और हमारे टाइम पे आप मानिए जो इन्फिल्ट्रेशन का प्रॉब्लम, टेररिज्म का प्रॉब्लम शायद आज के जो टेररिज्म से 5 गुना ज़्यादा था। सामने से पाकिस्तान के बम आते थे, पीछे टेररिज्म के साथ हमको दोनों तरफ लड़ाई करना पड़ता था। और एलसी बीइंग एलसी कंपनी कमांडर, आई हैड वन ऑफ माय कमांडर्स, ही इज़ फ्रॉम गढ़वाल रेजिमेंट। आप गढ़वाल रेजिमेंट के साथ एसोसिएटेड हैं, मैं इसीलिए बता रहा हूँ और मैं बड़े गौरव के साथ बता रहा हूँ। उनका नाम ब्रिगेडियर महेश अराना। उनकी पर्सनैलिटी ऐसी थी, वो किसी भी कंपनी कमांडर को या किसी भी बटालियन कमांडर को वो, मतलब अगर मैं हमारे लैंग्वेज में बताऊं, चैन से नहीं बैठने देते थे। और वो हमारी आदत बन गई। 3-3.5 साल रहे हम उस इलाके में। उस ब्रिगेड ने, मैं ब्रिगेड का नाम नहीं ले सकता, लेकिन उस ब्रिगेड ने 300 से ज़्यादा टेररिस्ट मारे। हर एक बटालियन, हर एक कंपनी, हर एक घातक टीम और जो भी एसोसिएटेड थे, लोकल पुलिस, एसओजी, सारे के सारे इतने इन्वॉल्व थे क्योंकि ब्रिगेडियर महेश अराना वॉज अ पर्सन हु वॉज ड्राइविंग दिस एंटायर थिंग। तो मैं मानता हूं कि ये एंटी इन्फिल्ट्रेशन रोल उस कमांडर के पर्सनैलिटी पे बड़ा डिपेंड करता है। इसलिए मैं मानता हूं कि इस प्रकार के लोग वहाँ पे पोस्टिंग होना चाहिए, चाहे वो पुलिस में हो, एसओजी में हो, जो कि मध्यम लेवल के जो कमांडर्स हैं, लाइक बटालियन कमांडर्स, कंपनी कमांडर्स या ब्रिगेड कमांडर्स तक, या एसपी लेवल के ऑफिसर्स, एक एक्सपीरियंस्ड लॉट वहाँ पे पोस्टिंग होना चाहिए। और ये ड्राइविंग दिस द एंटायर फोर्स इनटू दिस थिंग, अगर हर एक सेक्टर के अंदर इस प्रकार के पर्सनालिटीज़ और ड्राइविंग फोर्स आए, वी विल बी एबल टू अचीव दिस ज़ीरो इन्फिल्ट्रेशन। हमारे अंदर क्षमता है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसका मतलब ये नहीं निकाला जाए कि आज ज़मीन के ऊपर ये नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ ये एक फैक्टर है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरा फैक्टर ये है कि आईबी की ज़मीन और एलसी की ज़मीन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। डिफ़िकल्ट दोनों हैं। मैं आपको बताऊँ, आईबी के अंदर दिसंबर जनवरी के महीने में रात को जब धुंध पड़ती है, कुछ भी नहीं दिखता है। चाहे आप कितना ड्रोन उड़ा लें, इतना कोहरा होता है, कुछ भी नहीं दिखता है। आपके 5 मीटर से 5 आदमी निकल जाएंगे, आपको नहीं पता लगेगा। सो इट्स अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट जॉब टू स्टे इन दैट माइनस टेम्परेचर इन द कोल्ड नाइट्स, और इट इज़ रेनिंग, या गर्मी की रात को जब आपको मच्छर काट रहे हैं, आप हिल भी नहीं सकते। इट्स ए वेरी वेरी डिफ़िकल्ट जॉब। तो ये कहना कि हमारी सेना उधर है, हमारी पीएसएफ उधर है, हमारी दूसरी फ़ौज उधर है, इन्फिल्ट्रेशन कैसे हो जाता है। देखिए, हमारे अंदर एक कहावत है कि ही हैज़ टू बी लकी ओनली फॉर दैट वन डे, वी हैव टू बी लकी फॉर ऑल 365 डेज। ये एक बहुत सस्टेन्ड वॉरफेयर है। तो एक तो हो गया ये इन्फिल्ट्रेशन की बात। दूसरा,
इसी पे जो हमारे अभी प्रेजेंट जनरेशन ऑफ ऑफिसर्स, जवान एंड सारे हम काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी, अलग अलग किस्म की टेक्नोलॉजी, और वो ट्रायल हो रही है। ये नहीं कि सिर्फ हम पहले क्या होता था, टेक्नोलॉजी बाहर से निर्यात होता था, आयात होता था। अभी टेक्नोलॉजी जो हमारे कंट्री के जो साइंटिस्ट बना रहे हैं, जो नए लड़के जो IIT से निकल के वो लोग बना रहे हैं, उनको प्रॉब्लम सोल्यूशन दी जाए और वो ज़मीन के ऊपर टेस्ट हो रहे हैं। सेकेंड टियर पे जो काम कर रहे हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड पुलिस, ये संगठित हैं। और आप देखिए, फिर मैं रीइंस्टेट कर रहा हूँ कि मेरे को पता है कि अगले 3-4 महीने में ये सबका खात्मा कर दिया जाएगा। यू विल सी वेरी सून, वी विल स्टार्ट हैविंग ऑपरेशन, ऑलरेडी स्टार्ट है। उधमपुर के ऊपर कॉन्टैक्ट्स हो गए हैं, 1 या 2 ग्रुप उधर है, हमको पता है। वो ज़्यादा मियाद नहीं है, उन लोगों उनका सफाया किया जाएगा और हर जगह से हम इनका खात्मा करेंगे। मैं एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि टेक्नोलॉजी का सहारा टेररिस्ट ने भी लिया है। उनके द काइंड ऑफ कम्युनिकेशन इक्विपमेंट जो वो लेके आए हैं, वो चाइनीज़ कम्युनिकेशन इक्विपमेंट। मैं यही क्या इसी बात पे आ रही थी, क्योंकि इनके पास जो कम्युनिकेशन इक्विपमेंट जो मिले हैं वो मेड इन चाइना है। और इनफैक्ट कुछ इंटरनल सिक्योरिटी को भी मैं थोड़ा सा इससे जोड़ दूंगी कि जो कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स मिले हैं उनके पास भी मेड इन चाइना के इक्विपमेंट्स मिले हैं। यहाँ तक कि म्यांमार में, बांग्लादेश में जो इक्विपमेंट्स कम्युनिकेशन के मिले हैं, मैं बांग्लादेश के टॉपिक पे बात में आऊँगी, लेकिन उनके पास ही मेड इन चाइना मिले हैं। ये बहुत बड़ा एक चैलेंज इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया है। एब्सोल्युटली, ये आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। एंड दोज आर ऑल मिल ग्रेड इक्विपमेंट्स, मिलिट्री को दिया जाता है। मिलिट्री को दिया जाता है। तो वो क्या होता है कि वो चाइना से पाकिस्तान मिलिट्री को दिया जाता है और पाकिस्तान मिलिट्री वही इक्विपमेंट टेररिस्ट को देती है। हथियार का जखीरा अभी पूरा अवेलेबल है जो US छोड़ के गई है, और ये मॉडर्न टेक्नोलॉजीज वो लेकर के आ रहे हैं। पहले हम उनके कम्युनिकेशन के द्वारा हम उनसे पहुंच जाते थे। उनके आजकल वो बिल्कुल दे हैव बिकम टेक सेवी, दे डोंट इवन टॉक। कहाँ कहाँ पे उनके हाइडआउट्स बनाए हुए हैं वो उनके पास ऐप में हैं, एंड दे रीच देयर। इनके जो स्लीपर सेल्स हैं वो भी इनसे डायरेक्ट नहीं मिल रहे हैं, वो इनडायरेक्ट कहीं पे खाना रखना है, कहीं पे कुछ रखना है, पर्चियों पे लिख लिख के इनका काम चल रहा है। दे हैव कम टू अ प्रोसीजर एंड वी नो हाउ टू ब्रेक दिस प्रोसीजर, विल ब्रेक इट। सो दैट इज द ओनली। ये चूहे बिल्ली का खेल है। कभी चूहा 4-5 ज़्यादा आ जाते हैं तो बिल्ली अपना तरीका बना लेती है किस तरीके से उनको मारना है। तो इट्स नॉट अ वेरी बिग डील, इट इज़ गोइंग टू हैपन। तो मैं आपके इस पोडियम के द्वारा मैं सबको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये ऐसा चलेगा और हम इसको कंट्रोल करेंगे। और हमारे LC IB के ऊपर भी वो सारे के सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं जो कि इनके इन्फिल्ट्रेशन को फर्दर रोका जाए, इंक्लूडिंग द ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार्स और सब जो इनके सुरंग वगैरह हैं, सबको न्यूट्रलाइज हो रहे हैं। मैं इसमें एक रेफरेंस देना चाहूँगा जो कि जम्मू कश्मीर के जो प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं मिस्टर RR स्वाइन, उनके रूल का। मैंने उनकी तरह पुलिस ऑफिसर नहीं देखा है। उन्होंने, और वो समझते हैं इस वॉरफेयर को, मैंने बड़े गहन से उनके एक्शंस का मैंने देखा है। एंड ही हैज़ हिट देयर बेस, नार्को टेररिज्म। उन्होंने जितने भी लोग जम्मू कश्मीर के अंदर, चाहे वो सिविलियन हो, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो, चाहे वो किसी प्रकार के बिजनेसमैन हो, जो इस नार्को टेररिज्म के साथ इन्वॉल्व था, उन सब को इन्होंने टारगेट किया है, उनकी प्रॉपर्टी सीज की हैं, उनको जेल के पीछे भेजा है और इनकी कमर तोड़ दी है। क्योंकि नार्को टेररिज्म के थ्रू ही जो फंडिंग होती है टेररिज्म की, वो यहीं होती है। पहले ज़माने में नकली नोट आते थे, आजकल नकली नोट लाना बंद कर दिया है। उन्होंने ड्रोन के द्वारा और किसी दूसरे की जैसे इन्फिल्ट्रेशन होते हैं, खूब सारा ड्रग्स लाते हैं और ड्रग्स हमारे
यूथ को बेचते हैं। अब देखिए इनका डबल वो है, वो सिर्फ जम्मू कश्मीर को टारगेट नहीं कर रहे हैं, ये टारगेट पंजाब को भी कर रहे हैं। करेक्ट। तो द यूथ इन जम्मू कश्मीर एंड द यूथ इन पंजाब इज अफेक्टेड बैडली। वो मिस्टर आर स्वर्ण ने बहुत अच्छी तरह पकड़ा है, और उन्होंने जिस तरीके से इनके ऊपर शिकंजा कसा है, मैं तो उनको बहुत दाद दूंगा इस लड़ाई में। मैं जानता हूँ वो किस तरीके से हिट कर रहे हैं, और ये कोर पुलिसिंग करके उनकी वो कमर तोड़ रहे हैं, और आगे आप देखिए इसका बहुत अच्छा फल होगा। ये बात आपने बहुत अच्छी बोली ब्रिगेडियर गांगुली कि जिस तरह से ये जो नारकोटिक्स का सहारा ले करके जो कह रहे हैं दो धारी तलवार का काम कर रहे हैं इस वक्त, और उससे डिस्टेबलाइज भी करने की कोशिश की जा रही है फंड्स के थ्रू, और हमारे यूथ जो कि पोटेंशियल रखते हैं कई सारे ब्रिगेडियर गांगुलीज बनने का आने वाले टाइम में, आई थिंक कहीं ना कहीं अंडरमाइन कर रहे हैं भारत की जो युवा पावर है, जिसको टाइम एंड अगेन गवर्नमेंट भी और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बहुत ज़्यादा जोर है कि हम युवाओं को ऐसे ट्रेन करें, क्योंकि आने वाले टाइम में वी हैव टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि आज हमारे पास कमान है, कल हमको ये बेटन आगे ट्रांसफ़र करनी होगी, एंड दैट पर्सन हैज़ टू बी वेल डिजर्विंग। तो वेल डिजर्विंग इस प्रेजेंट सिनारियो में अगर इस तरीके से ड्रग्स का मेनेस चलता रहा तो बड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा। एक और बात आपने बहुत अच्छी बोली कि ये सब 3-4 महीने की बात है, उसके बाद सिचुएशन बहुत अच्छी कंट्रोल में अभी ही आ जाएगी, और उसके बाद हम बहुत अच्छी बेटर सिचुएशन में होंगे। चुनाव की आपने बात करी, स्टेटहुड की बात करी, कुछ ही महीनों में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो बोल ही दिया है कि सितंबर 2024 तक चुनाव, लेकिन एक सिक्योर्ड सिचुएशन देखते हुए इलेक्शन कमीशन ने बोला है तब हम चुनाव का ऐलान करेंगे जी। ऐसे में ये जो टेरर एक्टिविटीज़ हैं डिस्टेबलाइज करने की कॉन्स्टेंटली जो कोशिश कर रहे हैं, इलेक्शन के मद्देनज़र देखते हुए कितनी कमर कसनी पड़ेगी प्रेजेंटली आर्म्ड फोर्सेस को, बीएसएफ को, सीआरपीएफ को, किस तरह से कमर कसनी पड़ेगी? क्योंकि अगर इलेक्शन अभी डिक्लेयर हो जाते हैं, हम ये मान करके चलते हैं कि 1-2 महीने में इलेक्शन होते हैं, प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए क्या करने की ज़रूरत है? देखिए मैं आपके बात से थोड़ा सा मैं कहूँगा, कमर ऑलरेडी कसा हुआ है, कहीं पे थोड़ा सा डिप आया था, और वो डिप हमारे एबिलिटी से कम नहीं हुए। वो क्या हुआ है कि हम लोगों को एक फोर्स को, एक बहुत बड़े फोर्स को उठा के एक जगह से चाइनीज बॉर्डर में भेज दिया गया। वो मैंने आपको पहले ही बताया। एक ये अब उस गैप का इस्तेमाल करते हुए ये पुंछ से लेकर के किश्तवाड़ तक एक बहुत लंबा इलाका है, उसमें ये 3-3, 4-4 के बड़े वेल टेररिस्ट आ गए हैं। इलेक्शन डिक्लेयर होगा, आपने बिल्कुल सही कहा कि एक दुरुस्त समय पे ये वाला जो इन्फ्लक्स आया है टेररिस्ट का, ये जैसे ही ये कंट्रोल में आ जाएगा, इलेक्शन डिक्लेयर होगा। और मैं आपको बता दूं कि हमारी इलेक्शन कमीशन और अदर फोर्सेस इस पे बहुत अच्छी तरह काम करें। दे नो कि कब इलेक्शन डिक्लेयर करना है, और जो ये हमारा एक रिजॉल्व है कि हम ये इलेक्शन कराएंगे, वो हम करा के रहेंगे, और एकदम फेयर एंड बिल्कुल ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होगा, स्टेटहुड मिलेगी। और जिस तरीके से आप ये जो जाना देखने, जो पाकिस्तान या हमारे दुश्मन का जो एक ये मंसूबा है कि इस स्टेट में इलेक्शन नहीं होने देना, वो हम नहीं होने देंगे। वो इलेक्शन हम करेंगे और स्टेट को हम और भी आगे ले जाएं। आप देखिए अभी थोड़े दिनों पहले द रेलवे लाइन फ्रॉम जम्मू टू पुंछ हैज़ बीन अनाउंस्ड, ठीक है। और तो दीज आर द थिंग्स विच एडवांसमेंट आएंगी, और हम ये छोटी मोटी ना टैक्टिकल इधर से आ गए उधर से आ गए, ये चलती रहेंगी। आई मीन दीज आर ऑल कंट्रोलेबल। अच्छा, लोगों से आई एम श्योर आप कनेक्टेड रहते होंगे, क्योंकि शाहिदा जी भी का भी बहुत ज़्यादा जम्मू कश्मीर में आना जाना होता है। उनसे मैंने एक एपिसोड में, इनफैक्ट 2 एपिसोड उनके साथ भी किए। ऐसे में जो लोग हैं वहाँ के, ये जो अभी ऑफ लेट जो ये थोड़ा हलचल रही है घाटी में, उसके बाद जो लोग हैं उनका कॉन्फिडेंस कैसा है ब्रिगेडियर गांगुली? देखिए आप अगर जम्मू कश्मीर में मैं कठुआ लेता हूँ, कठुआ इंसिडेंट बिन वेरी, वहाँ पे चाहे कठुआ सिटी में हो या पीछे जो पहाड़ियाँ हो बसंतगढ़ एंड ऑल, उसमें जहाँ पे लाइफ इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल, ऐसे इंसिडेंट होते डरते हैं लोग। लेकिन मैं आपको एक बता दूं, जो हमारी विलेज डिफेंस कमिटीज़, दे आर एक्सट्रीमली एक्टिव,
और वो इतने एक्टिव हैं कि विलेज डिफेंस कमिटीज़ को वो लड़ते हैं, कंधे से कंधा मिला के पुलिस के साथ और आर्मी के साथ मिलके लड़ते हैं। और वो इस तरीके से इफ़ेक्टिव हैं कि विलेज डिफेंस कमेटी बोलता है कि हम आपको हेल्प करेंगे इनका सफाया करने में। कॉन्फिडेंस के में कोई कमी नहीं है। कहीं इधर उधर आपने सुना होगा कि गांव में 2 मिलिटेंट दिख गए और डरते हैं, बच्चे हैं तो डरते तो ज़रूर हैं, लेकिन वो वापस वो लोग एक दे आर वेरी वेरी यूनाइटेड। तो हमारे डे टू डे अफेयर्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। चूहा बिल से निकलेगा तो उसका सफाया किया जाएगा, अगर नहीं भी निकलेगा तो हाथ डाल के निकालेंगे और उसको सफाया किया जाएगा। मैं ये बात इसलिए भी पूछ रही हूँ क्योंकि इनिशियल मेरे करियर में जब मैंने शुरू किया पत्रकारिता करनी शुरू की थी, तो जम्मू कश्मीर मेरा एक बहुत ही क्लोज सब्जेक्ट था, जिस पर मैंने आई गेव गुड 3-4 years टू द सब्जेक्ट। और बहुत ह्यूमन टच स्टोरीज़ भी करते थे हम, टेरर स्टोरीज़ की भी करते थे हम, मोरल बूस्टिंग स्टोरीज़ भी करते थे, और वो वहाँ पे लोकल उन कहानियों को दिखाया जाता था, उन स्टोरीज़ को दिखाया जाता था। ऐसे में एक जो इंसिडेंट बहुत कॉमन, जो क्योंकि हर हफ्ते हम वो स्टोरीज़ कहानियाँ दिखाते थे, एक इंसिडेंट बहुत कॉमन रहता था। क्रॉस बॉर्डर जो फायरिंग होती थी, सीज़ फायर वायलेशन होता था, शेलिंग होती थी, हेवी शेलिंग। तो जो बॉर्डर में गांव रहते थे उनमें एक डर का, एक घबराहट का माहौल, क्योंकि वो वापस आते थे घर पे रहने, फिर फायरिंग हुई, फिर वो पीछे चले गए, फिर उसके बाद वो वापस घर है। तो ये आने जाने का वो जो एक सेंस ऑफ अटैचमेंट टू देयर होम्स, क्योंकि वो उनका घर है, उनसे अगर बोलेंगे भी आप क्यों नहीं ये जगह छोड़ करके आप अंदर की तरफ जाएं, वैली में जाएं, या आप कश्मीर की तरफ ऊपर जाएं, वो नहीं छोड़ने को तैयार होते हैं। उनको लगता है ये हमारा ही घर है, हमको ठीक है थोड़े दिन के लिए हट जाएंगे लेकिन फिर हम वापस आएंगे। वो सिचुएशन कितनी चेंज हुई है ब्रिगेडियर गांगुली? देखिए, सीज फायर वायलेशन अभी कम हुई है, लेकिन बिल्कुल ख़त्म नहीं हुई है। अभी काफ़ी दिन तक एक खास करके एलसी के ऊपर सीज फायर वायलेशंस नहीं हुई थी, लेकिन रिसेंटली अभी शुरू हुई है। आईबी पे भी सीज फायर वायलेशन हुए थे, खास करके जम्मू के रीजन में। अभी आईबी पे तो नहीं, लेकिन सीज फायर वायलेशंस हो रही हैं। ये एक मेजर प्रॉब्लम है। जो भी एलसी के साथ साथ जो गांव हैं, खास करके मदर रीज के उस पार कुछ हमारे गांव हैं, वो लोग अफेक्टेड होते हैं। जो लोकल आर्मी फॉर्मेशन है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, इन हालातों पे कि जब उनको अपना घर छोड़ के पीछे आना पड़ता है बहुत हेवी शेलिंग के कारण, तब उनकी एडमिनिस्ट्रेशन होती है। आपने जैसे कहा वो वापस चले जाते हैं। ये इनकी ज़िंदगी में एक शामिल एक एस्पेक्ट है, मैं मानता हूँ। इनके नुकसान भी होते हैं। इनके लोगों को शेल लगे हैं, किसी को वो लगे हैं, किसी के पैर गए हैं, माइंस में पैर लग जाते हैं। छोटे छोटे मैं जब जाता हूँ मेरा इनके साथ बहुत पसीजता है। मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन एक बार मैंने और मेरी वाइफ ने, शाहिदा ने, पिछली बार जब पुंछ में बहुत ज़्यादा शेलिंग हुई थी, तो हमने सुना कि इनके पास पीछे जब ये कैंप्स में थे, इनके पास खाना वगैरह नहीं था। तो हमने एक कोशिश तो की थी कि हमने 5-6 ट्रक राशन लेके वहाँ पे हम बांट के आए थे, लेकिन वो सॉल्व नहीं है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, पाकिस्तान जान करके हमारे सिविलियन एरियाज़ में बॉम्बिंग करता है। इसका एक फ्लिप साइड है। हमारे आर्मी के ऊपर एक अनटोल्ड ऑर्डर है, आई अंडरलाइन अनटोल्ड ऑर्डर है, कि आप सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स को ही टारगेट करेंगे, आप सिविलियंस पे फायर नहीं करेंगे। तो आप अगर देख लीजिए, हमारे यहाँ जब सीज फायर वायलेशन होते हैं हम भी फायर करते हैं, लेकिन हम उनके बंकर्स को तोड़ते हैं, हम उनके जो इनके पोस्ट हैं उन पे फायर करते हैं। हमारा एम उनके सिविलियंस के ऊपर फायर करना नहीं होता है, हम वो नहीं करते हैं, लेकिन ये उल्टा उनका है। तो ये एक सब्जेक्ट है, एंड आई एम वेरी श्योर लोकल फॉर्मेशंस बहुत इस पे काम करती हैं। लोकल फॉर्मेशंस काम करती हैं, आर्मी फॉर्मेशंस, एडमिनिस्ट्रेशन इस पे काम कर रही है। आपको लगता है कि आने वाले समय में, जल्द हाल फिलहाल में, कोई ब्रेक थ्रू देखते हैं इंडिया पाकिस्तान संबंधों में, रिलेशंस में, और प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए थ्रेट मानते हैं आप पाकिस्तान को? क्योंकि इसको लेकर के कई बातें चल रही हैं कि
पाकिस्तान तो अब स्ट्रेटेजिक थ्रेट है ही नहीं, देखिए ऐसा भी कहा जा रहा है। इस स्टेटमेंट देने से पहले मैं आपको एक चीज़ याद दिलाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर वेपन एबल्ड कंट्री है। सो स्ट्रेटेजिक थ्रेट की अगर मैं बात करूं तो अगर पाकिस्तान ज़रूरत पड़े तो न्यूक्लियर एसेट्स का इस्तेमाल या तो वो अपनी ज़मीन पे अगर हम अंदर जाएं या वो हमारे ऊपर भी कर सकता है, लेकिन उसके काउंटर्स हैं। उसमें ये नहीं है कि उसके काउंटर्स नहीं है, उसके काउंटर्स हैं। जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है, मैं ये मानता हूँ कि अ स्टेबल पाकिस्तान, अ स्टेबल बांग्लादेश, अ स्टेबल म्यांमार इज़ ऑलवेज गुड फॉर इंडिया। तो हमारी जो राष्ट्र नीति है, हमारी जो कूटनीति, हमारी जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं, वो बेस्ड है कि हम चाहते हैं कि हमारे जो पड़ोसी हैं वो स्टेबल हों और उनके रिलेशनशिप हमारे साथ अच्छे हों। अब वो क्या करते हैं, दैट इज़ टू बी सीन। हाल फिलहाल में वो कैसे हमारे ऊपर बिलीव करते हैं या हमारे ऊपर उनका बर्ताव क्या है। न्यूक्लियर पावर है पाकिस्तान के पास, न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, मगर इसका तो ब्रिगेडियर गांगुली बहुत सारे मीम्स भी आजकल सोशल मीडिया में पुराने भी देखने को मिलते हैं कि छोटी छोटी बातों पे दे स्टार्ट थ्रेटिंग, या नॉट एग्जैक्टली द एडमिनिस्ट्रेशन बट वहाँ के लोगों को इस चीज़ पे बहुत फ़क्र है कि हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं तो फिर हमसे घबरा कर। इनफैक्ट हमारे भी देश में ये चीज़ बोला गया है कि पाकिस्तान से थोड़ा, ये भी स्टेटमेंट्स आई हैं कि थोड़ा आप संभल करके रहिए उनके पास, क्योंकि पीओके को लेकर के जब बात चल रही थी तो ये भी बात बोली गई कि वो एक न्यूक्लियर कंट्री है, तो थोड़ा सा आप उनसे एक उचित दूरी बनाए रखें या रेस्ट्रेन फॉलो करें उनके साथ डील करने में। तो ये जो न्यूक्लियर की बार बार बात हो रही है, मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि एज अ कंट्री, एज अ देश, हमको ये पता है कि उनके पास ये पावर है, लेकिन ऐसे में रेस्ट्रेन के साथ साथ क्या कुछ करने की ज़रूरत है, क्योंकि टाइम एंड अगेन जो हमारा बॉर्डर है वो हमें परेशान करता रहता है। देखिए अगेन मैं खुद जो चीज़ मानता हूँ वो मैं आपको बताऊँगा, और जो मैं आपको बताऊँगा वो चीज़ होती आ रही है। हमको इसके जितने लॉन्च पैड्स हैं ऑल अलोंग द LCA, ऑल अलोंग द IB, हमने इनके लॉन्च पैड्स को डिस्ट्रॉय करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसका मतलब नहीं हमने एक बार डिस्ट्रॉय कर दिया वो वापस बना लेगा। आपने प्लेस A को डिस्ट्रॉय किया वो प्लेस B में बना लेगा। ये गेम चलता रहेगा। हमको जस्ट अक्रॉस द LCA इनके जितने लॉन्च पैड्स हैं उनको हमको पनिश करना बहुत ज़रूरी है। और वो बेसिकली दैट इज़ ऑल ISI बेस्ड, दैट इज़ ऑल पाक आर्मी बेस्ड, दे आर हेल्पिंग, दैट इज़ वन। जहाँ तक रेस्ट्रेन करने का सवाल है, हमको उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। हमको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं। इफ़ दे आर न्यूक्लियर पावर्ड, वी आर ऑल्सो न्यूक्लियर पावर्ड। सो पैरिटी इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर एसेट वो नहीं है। वी आर फार अहेड ऑफ दैट। Pakistan also knows that if he does the mistake of opening the Pandora's box, they will not be there. उनका नामो निशान मिट जाएगा, वो उनको भी पता है। और मैं ये चेस्ट थम्पिंग नहीं कर रहा हूँ, ये मैं अपने देश की एबिलिटी को ध्यान में रख के ये बात कर रहा हूँ। तो बहुत मेरे को तो इतना पता है कि प्रेजेंट रेजीम ऑफ पाकिस्तान विच इज़ कंट्रोल्ड बाय देयर आर्मी चीफ, ही नोज दिस फैक्ट वेरी वेल। तो इस चीज़ पे हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। और पाकिस्तान एक थ्रेशोल्ड को मेंटेन करता है, वो थ्रेशोल्ड को क्रॉस नहीं करता है। एक थ्रेशोल्ड के नीचे इस कन्फ्लिक्ट को एक थ्रेशोल्ड तक रखता है। उसको भी पता है कि इंडिया हैज़ गॉट इट्स ओन कंपल्शंस एंड ओन स्ट्रेटेजिक व्यूज़, तो उसके नीचे वो इस कन्फ्लिक्ट को रखता है। जब तक वो रखे, इट इज़ गुड फॉर हिम। ही क्रॉसेस दैट थ्रेशोल्ड, ही विल बी पनिश्ड। आपने एक और बात कही थी कि स्लीपर सेल के एक्टिवेशन की बात करी थी कि अभी ऑफ लेट ये जो स्लीपर सेल्स हैं वो एक्टिव हो गए थे इंडिया में। इंटरनल सिक्योरिटी के पर्पस से भी मैं बात करी, क्योंकि कई जगह पर ये स्लीपर सेल्स जो एक्टिव हुए थे उनको नैप किया गया है उन टेररिस्ट को। और अभी कुछ दिन पहले ही
15 अगस्त के मद्देनज़र इन द व्यू ऑफ आवर इंडिपेंडेंस डे, तभी कुछ टेररिस्ट जो स्लीपर सेल्स हैं उनको भी टारगेट करके पकड़ा गया है। क्या मोडस ऑपरेंडी होता है इनका? स्लीपर सेल्स आर द पीपल जिनको पैसे देके खरीदा जाता है विद इन द कंट्री, विद इन द कंट्री, हमारे देश के अंदर ये लोग हमारे ही लोग हैं, हमारे लोग जी। लेकिन ये रेडिकलाइज्ड है। बट सिर्फ इसमें रेडिकलाइजेशन काम नहीं करता है, इसमें उनको पैसे दिए जाते हैं क्योंकि उनको सरवाइव करना है। सो इनके स्लीपर सेल्स ये इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन से बिलोंग करते हैं मोस्टली, बट नॉट ऑल। अच्छा, there is something we will talk on lone wolf, that concept is also there. So ये all along the border plus sleeper cell, आप खास करके पाकिस्तान इस चीज़ में बहुत माहिर है, स्लीपर सेल क्रिएट करना। ISI का तो ये काम है। तो आप कश्मीर से लेकर के गुजरात तक इन्होंने छोटे छोटे गाँवों में अपने स्लीपर सेल्स को इन्होंने बनाया हुआ है। स्लीपर सेल क्या है? उसको पैसे मिलते हैं, वो अपने तरीके से इनको हेल्प करता है, इंफॉर्मेशन देता है। स्लीपर सेल का काम है एक कोई एजेंट तैयार करना। आप अगर देखते हैं कि ISI का एक एजेंट पकड़ा गया है जो इंडिया के किसी भी ऑफिस में काम करता था या कहीं पे रहता था, वो सब ये स्लीपर सेल काम करते हैं। ये स्लीपर सेल ऑल्सो, द स्लीपर सेल्स हु आर इन आवर सिटीज़, दे आर मोर डेंजरस। और ये स्लीपर सेल ये जो सिटीज़ में हैं, दे आर मोर डेंजरस। दे आर वर्किंग डे एंड नाइट ऑन इंटरनेट। ये इंटेलेक्चुअल क्लास है, ये पढ़े लिखे हैं, इंटेलेक्चुअल क्लास हैं, ये पकड़े भी गए हैं, दिल्ली में भी पकड़े गए हैं। ऑन इंटरनेट दे आर स्प्रेडिंग दिस रेडिकलाइजेशन। सोशल मीडिया का पूरा, सोशल मीडिया का काम करते हैं, लेकिन ये डार्कनेट के थ्रू करते हैं। सो ये रेडिकलाइजेशन का काम करते हैं एंड दे आर गिवन टारगेटेड प्लेसेस, इवन कॉलोनीज विच आर डोमिनेटेड बाय माइनॉरिटीज़। तो इनको टारगेटेड काम दिया जाता है। तो हर एक स्लीपर सेल का अपना अपना अलग अलग काम होता है। कई स्लीपर सेल होते हैं जिनको विच इज़ नियरर टू द बॉर्डर और LC के हथियार एक जगह से दूसरी जगह, द लेडीज़ आर इन्वॉल्व। हाउ कैन यू मेक आउट अ लेडी हु इज़ गोइंग एंड शी हैज़ गॉट अ स्ट्रैप्ड AK along her waistline? You will not be able to make out. तो ये स्लीपर सेल हमारे लिए एक प्रॉब्लम है, और ये स्लीपर सेल बेस है हमारे नार्को टेररिज्म का। जो सामान आता है उसको डीलर्स तक पहुंचाना, पैसे लेना, उसको पैसे को फंडिंग, जो टेरर फंडिंग के लिए उनके आकाश के पास पहुंचाना, तो ये उनका काम है। एंड समटाइम्स दे आर सेड कि अभी आप बहुत ज़्यादा जब धरपकड़ शुरू हो जाता है, अभी आप इलाका छोड़ दो, दूसरे इलाके में जाकर के 3-4 महीने चुपचाप पड़े रहो, फिर घूम फिर के फिर वापस आओ। तो ये स्लीपर सेल का गेम है। इसमें काम आता है, इसमें जो इनके अगेंस्ट में काम कर रही है हमारे स्टेट इंटेलिजेंस ब्यूरोज या सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरोज, कुछ जो सेंट्रल इंडिया रॉ के लोग हैं, ये काम करते हैं और ये इनका काम हो रहा है। मैं जानता हूँ कि दिल्ली स्पेशल सेल, अगर मैं दिल्ली की बात करूँ, दिल्ली स्पेशल सेल के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, मैं जानता हूँ दिन रात इस पे लगे हैं। एंड आई एम वेरी श्योर इन अदर सिटीज़ विच आर इफेक्टेड, दिन रात इस पे काम चल रहा है। एंड अगेन इट्स ए चूहा बिल्ली का गेम। सोशल मीडिया की बात सर आपने अंडरलाइन करी कि सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल इस वक्त है, पॉजिटिव भी है और इसका डाउन साइड भी है। ऐसे में ये जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जैसा शब्द आपने बोला, खासकर यंगस्टर्स को देखते हुए, क्योंकि आपने कहा रेडिकलाइज करते हैं, उसका भी एक प्रोसीजर होता है, नारकोटिक्स की बात हो रही है और कांस्टेंट इन्फ्लुएंस की बात हो रही है, मतलब एक जिसे हम बहुत आसान भाषा में, क्योंकि मैं युवाओं को ही के लिए ही ऐसे पॉडकास्ट इंटरव्यूज़ करती हूँ, एक गुड फोर्स है, एक नेगेटिव फोर्स है। अब आप गुड फोर्स को किस तरह से वो नेगेटिव फोर्स से बचाते हैं इन विद रिस्पेक्ट टू द यंगस्टर्स ऑफ द कंट्री, युवाओं के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके लिए किस तरह का तैयारी इस वक्त आर्म्ड फोर्सेस कर रही हैं? देखिए, मैं पहले ये रेडिकलाइजेशन की बात करूँगा तो सोशल मीडिया इज़ वन ऑफ अ मेजर टूल वेयर you target a state or a community and
Pakistan ISI is a master of this. Because of the affinity of the religion, affinity of the region, affinity of the language, and maybe relationships, क्योंकि पहले इनकी शादियाँ across होती थी and वो relationship, it's a very easy tool for them for radicalization in the name of Islam. Whereas let me tell you, Islam doesn't teach all these things. Never. I have read it. It's never. But they इंटरप्रेट करते हैं interpret एक distorted way से करते हैं जी। और उसको वो radicalization के लिए इस्तेमाल करते हैं.